ओके, अब हम देखते हैं ग्रुप 1 की ड्रग्स जो कि है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 1A। ग्रुप 1A में हमने 2 ड्रग्स के नाम याद किए थे, जिसमें कौन कौन सी थी, प्रोक्विनमाइड और क्विनिडीन, PQ से। ओके, सपोज करें कि ये एक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे ज़ीरो फेस है, जिसमें क्या हुआ है कि सोडियम चैनल्स जो हैं वो क्या हुए हैं, वो ओपन हुए हैं। तो फेस ज़ीरो में सोडियम चैनल ओपन होते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव जब चैनल होगा उसमें हम कहेंगे कि जो सोडियम चैनल है वो कौन से स्टेट में है, अब वो इनएक्टिव स्टेट में है। और जब ये दोबारा से एक्शन पोटेंशियल पूरा हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे रेस्टिंग स्टेट में है। मीन्स के एक्शन पोटेंशियल जब स्टार्ट होगा तो सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, ओपन होके सेल्स के अंदर जाएंगे। जैसे ही पॉजिटिव अचीव हो जाएगा तो फ़ौरन से जो सोडियम चैनल्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे। जब ये इनएक्टिव हो जाएंगे तो पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। सो ये इसके इनएक्टिव स्टेट है और ये इसकी रेस्टिंग स्टेट है। सो हमारा जो क्लास प्रोकेनामाइड 1A क्लास है उसने कहाँ पे एक्ट करना है, उसने मेनली जाके एक्ट करना है ओपन या फिर इनएक्टिव स्टेट पे। सो अपनी बात याद रखनी है कि हमारी जो क्लास 1A ड्रग है वो सोडियम चैनल की ओपन या फिर इनएक्टिवेटेड स्टेट में जो फेस में है वो काम करते हैं। मीन इस फेस में जाके सोडियम को ब्लॉक करेंगे। अब सोडियम को ब्लॉक करेंगे तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे एक्शन पोटेंशियल में, हमारा जो पोटेंशियल है ये वाला जो फेस ज़ीरो है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होकर वो कर्व हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो यहाँ पे जब इनहिबिट कर दिया इसने, यहाँ पे इनहिबिट किया, यहाँ पे इनहिबिट किया, साथ ही कुछ ना कुछ पोटेशियम चैनल्स भी जो हैं वो भी इनहिबिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे एक तो हमारा एक्शन पोटेंशियल बढ़ गया है, ठीक है, साथ इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी बढ़ गया है। साथ ही साथ जब हमारे पास ज़ीरो फेस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारा QRS जो है वो भी प्रोलॉन्ग कर जाएगा। और इन दोनों के प्रोलॉन्ग करने की वजह से QT इंटरवल जो कि हमने कहा था कि रिपोलराइजेशन स्टेट होती है वो भी लेट अचीव होगी। तो इस स्टेट में जो 1A क्लास ड्रग है वो QRS को प्रोलॉन्ग करती है, QT को प्रोलॉन्ग करती है, एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करती है और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी प्रोलॉन्ग करती है। सो आपने ये कंसेप्ट जो है वो याद रखना है। सो हम यहाँ देखते हैं कि इसने QRS को बढ़ा दिया, प्रोलॉन्ग कर दिया, QT को प्रोलॉन्ग कर दिया। सो अब ये हमने याद रखना है कि इसमें एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा दिया, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को बढ़ा दिया, ठीक है। साथ स्टेट डिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ सोडियम चैनल। स्टेट डिपेंडेंट में क्या होते हैं कि मेनली जो ओपन या इनएक्टिवेटेड स्टेट में जो है ना वो उसको ब्लॉक करेंगे। सो मैंने लिखा हुआ है, इसको अपने एज सच लिखना है मैकेनिज्म को, स्टेट डिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ सोडियम चैनल विच प्रोलॉन्ग द QRS। साथ क्या होगा, स्लो कंडक्शन वेलोसिटी हो जाएगी किसके अंदर, इन एसेसरी पाथवेज। जितने भी एक्स्ट्रा पाथवेज होंगे जहाँ पे सोडियम की वजह से एक्शन पोटेंशियल आ रहा था उसको ब्लॉक कर देगा। साथ स्लो पेस मेकर एक्टिविटी हो जाएगी बाय प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल एंड रिफ्रैक्टिव पीरियड। सो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाएगा, एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उसकी वजह से जो है वो पेस मेकर की एक्टिविटी जो है वो भी स्लो हो जाएगी। सो इस तरह से जो है अपने इसको याद करना है। इट मीन्स कि प्रोकेनामाइड अगर सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है तो साथ साथ कुछ ना कुछ पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो भी इंक्रीज़ कर गया है, बढ़ गया है। यूज़ क्या क्या है इसके, ये यूज़ करेंगे हम एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर इरिथमियास के लिए आफ्टर MI, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो WPW हमारा एक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा पाथवे, एसेसरी पाथवेज बन जाते हैं कंडक्शन के, उसके अंदर यूज़ करेंगे। ये दो जो है इसके इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विनिडीन की बात करें तो क्विनिडीन को हम ओरल लेते हैं, जब प्रोकेनामाइड को हम IV ले सकते हैं। क्विनिडीन जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके साथ जो 1A क्लास में है यूज़ किया जाता है क्विनिडीन को भी। अगर हम देखें इसके साइड इफ़ेक्ट को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन भी आ सकता है इसके अंदर, MCQs भी आ सकता है, वो ये है कि प्रोकेनामाइड जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड लिपस करवाता है। इसमें लिपस में क्या होता है कि इसमें रैश होती है, आर्थराइटिस होता है और एनीमिया होता है। साथ तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ होंगी वो भी पॉजिटिव मिल सकती हैं, या फिर एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ भी जो है वो भी मिल सकती हैं पॉजिटिव इसके अंदर। सिर्फ प्रोकेनामाइड ही ड्रग इंड्यूस्ड लिपस नहीं करवाता, बल्कि हाइड्रोलाइजिन और आइसोनियाजिड जो कि टिपिकल ड्रग होती है, और हाइड्रोलाइजिन जो कि हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में, ये दोनों भी जो हैं वो ड्रग इंड्यूस्ड लिपस करवा सकते हैं। सो आपने इसका साइड इफ़ेक्ट याद रखना है। ये हमारा क्लास 1A ग्रुप हो गया। फिर हम फर्दर मूव करते हैं क्लास 1B ड्रग की तरफ। क्लास 1B में जो है वो कौन से हैं, लिडोकेन और मैक्सिलिटिन।
लिडोकेन जो है वो IV या IM देते हैं। आपको पता है कि लिडोकेन हमारे पास एक हमारा लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर हम यूज़ करते होते हैं। मैक्सिलिटिन जो है वो ओरल यूज़ करते हैं। आप समझ लें कि जो लिडोकेन है, लिडोकेन अगर हमने ओरल देना है तो मैक्सिलिटिन से ओरल फॉर्म ऑफ लिडोकेन, आप ये भी कह सकते हैं इसको। सो ये मेनली जो क्लास 1B ड्रग है, इसको समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसने मेनली क्या करना है कि अगर सपोज करें कि एक पेशेंट जो है वो MI का आया है। MI में क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इट मीन्स कि जो कार्डिक है, हार्ट है, उसका ये वाला जो फेस, ये वाला जो मायोसाइट्स हैं, वो इस्कीमिया हो गया है उसका, वो डेड हो गए हैं। जो चीज़ डेड होती है या इस्कीमिक हो जाती है, वो किस स्टेट में चली जाती है, अगर सपोज करेंगे यहाँ पे मायोसाइट्स थे बहुत सारे, ठीक है, उनका इस्कीमिया हो गया। जब इस्कीमिया होता है तो ये चले जाते हैं डीपोलराइज स्टेट में चले जाते हैं, डीपोलराइज स्टेट में होंगे ये वाले सर। तो अपनी बात याद रखनी है कि जो क्लास हमारे पास थी 1B क्लास जो है, जिसमें लिडोकेन मैक्सिलिटिन आती हैं, इन्होंने डीपोलराइज स्टेट के अंदर जो मायोसाइट होंगे उनके सोडियम चैनल्स को ब्लो करना है, सिर्फ और सिर्फ डीपोलराइज स्टेट में ही ब्लो करना है। इट मीन्स कि अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो बार बार सेल डीपोलराइज होगा, तो डीपोलराइज स्टेट ज़्यादा आएंगी, तो ज़्यादा हार्ट रेट में क्लास B ड्रग जो है वो काम करती है। अब इसने क्या करना है, इसने मेनली क्या करना है, क्लास B के 1B की बात करें अगर हम, ये है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल। ओके, सपोज इस पे अगर हमने क्लास 1B ड्रग अप्लाई कर दी हैं तो इसने जो है ना वो मेनली क्या चेंजेस आएंगी, जैसे ही सोडियम चैनल को इसने ब्लॉक करना है डीपोलराइज स्टेट में, इसने एक्शन पोटेंशियल को कम करना है, साथ इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी कम करना है। सो ये जो मेरे पर डिस्टेंस सपोज करें हम इसको ड्रॉ करें तो इसने इसको कम कर देना है। एक्शन पोटेंशियल कम किया, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी कम किया, साथ ही साथ इसने जो हमारे पास अगर हम बात करें कि इसके अंदर QT इंटरवल है, जब AP और ये इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कम होगा तो हमारे पास QT इंटरवल जो है वो भी कम हो जाएगा। इट मीन्स इसमें रिपोलराइजेशन स्टेट जो है वो जल्दी हो जाएगी, फ़ौरन से रिपोलराइजेशन स्टेट आ जाएगी। सो हम यहाँ देखते हैं कि क्लास 1B जो ड्रग है उसमें QT इंटरवल जो है वो कम करता है, हाईली सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि ये डीपोलराइज स्टेट में ही काम करती है, सोडियम चैनल को इनहिबिट करती है। एक्शन पोटेंशियल ने कम किया, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कम कर दिया। ओके, हम यूज़ कब करते हैं, ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर MI। ठीक है, MI हो गया है, उसमें पेशेंट को MI के बाद फ़ौरन से टैकीकार्डिया डेवलप कर गया वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो अपने फ़ौरन से जो है वो आप ग्रुप 1B के ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटलिस इंड्यूस्ड इरिथमिया में भी यूज़ कर सकते हैं विथ फास्ट हार्ट रेट। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना फास्ट हार्ट रेट होगा उतना ज़्यादा जो है क्लास 1B ड्रग काम करेगी। इसके अलावा हमें पता है कि जो हमारे लिडोकेन है वो लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर काम करती है, और मैक्सिलिटिन भी हम ओरल फॉर्म में देते हैं, तो ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसकी देखें साइड इफ़ेक्ट, तो इसमें कौन कौन से CNS स्टिमुलेशन करवा सकता है, ये CNS स्टिमुलेशन करवाएगा, इसमें ट्रेमर एजिटेशन हो जाएगी। और अगर CVS की साइड इफ़ेक्ट को देखें, अगर पेशेंट जितना ज़्यादा हार्ट रेट तेज़ होगा उतना ज़्यादा ये जो ड्रग है काम करेगी, तो फ़ौरन से ब्रेडिकार्डिया करवा सकती है, हार्ट ब्लॉक करवा सकती है और हाइपोटेंशन करवा सकती है। जितनी भी एंटीरिथमिक ड्रग्स हैं वो सारी कार्डियक अरेस्ट करवा सकती हैं अगर उनकी टॉक्सिसिटी हो जाए। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ग्रुप 1C की। ग्रुप 1C जो है वो भी इम्पोर्टेंट है आपका, सो उसको आपने कैसे याद रखना है। इसमें मेनली क्या होता है कि आप जो ग्रुप 1C है, अगर हम देखें ग्रुप 1A 1B 1C में जो प्योर है ना ड्रग, वो 1C है जो कि प्योरली सोडियम को ब्लॉक करती है, पोटाशियम को इफेक्ट नहीं करती। क्लास 1A जो थी वो पोटाशियम को ब्लॉक करती थी, साथ सोडियम को तो ब्लॉक करती ही है, साथ पोटाशियम को ब्लॉक करती है। क्लास 1B ड्रग को हमने कह दिया कि डीपोलराइज स्टेट में ही काम करती है मसल्स के ऊपर, सो ये MI के बाद टैकीकार्डिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 1C की बात करें तो ये ब्लॉक ओपन सोडियम चैनल्स कब होते हैं, जब डीपोलराइजिंग स्टेट में जा रहे होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ये हमारे पास ये क्या ओपन हो रहे हैं यहाँ पे चैनल्स, ठीक है। तो इसने ज़ीरो फेस पे ऐड करना है, यहाँ पे इसने क्या करना है, ब्लॉक करना है सोडियम चैनल्स को। ब्लॉक किया तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो डीपोलराइजेशन स्टेट है वो प्रोलॉन्ग कर जाएगी, डीपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि डीपोलराइजेशन जब ज़ीरो फेस शिफ्ट हो जाएगा तो इट मीन्स ये है कि हमारे पास क्यूरस कम्प्लेक्स जो है ना वो
बढ़ जाएगा, ठीक है। ईसीजी में क्यूरस जो है वो प्रोलॉन्ग मिलेगा। सो इसमें क्यूरस जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा इसके अंदर, ये बात याद रखनी है इसके अंदर। और ड्रग कौन कौन सी है, हमें याद है कि फ्लैकिनाइड है और प्रोपाफिनोन है। फ्लैकिनाइड को हम ओरल देते होते हैं। एक और बात कि यूज़ डिपेंडेंस क्या होती है। यूज़ डिपेंडेंस ये होती है कि अगर पेशेंट की हार्ट रेट ज़्यादा आ रहा है, जितना तेज़ हार्ट रेट आएगा इसमें बार बार सोडियम चैनल्स ओपन होंगे। सो जब जब ओपन होंगे तब ये ड्रग काम करेगी। तो अगर पेशेंट का हार्ट रेट बहुत फास्ट हो, नॉर्मल हार्ट रेट पे ये इतना काम नहीं करती, लेकिन अगर हार्ट रेट फास्ट हो तो इसने क्या करना है कि इसने बार बार ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने की वजह से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसलिए आपने इसमें याद रखना है। ये यूज़ होती है रिफ्रैक्टरी एरिथमियास में, इसके अलावा एफिब में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होती हैं, प्रो एरिथमिक इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट करवा सकती है। और इसके अलावा यूज़ डिपेंडेंस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ओके जी, ग्रुप 1 के बाद अब हम देखते हैं ग्रुप 3, जो कि है पोटाशियम चैनल के ब्लॉकर्स या इनहिबिटर्स। इसमें कौन कौन से नाम थे जो कि मेनली इंपॉर्टेंट हैं। इसमें है अमाइड्रोन, सोटालोल, एब्यूटालाइड, डोफिटालाइड, ठीक है। तो ASID से आप याद कर सकते हैं। इसमें जो मेनली आपका अमाइड्रोन है उसका आपका UQ आता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। बाकी जो है वो से इंडिकेशंस मेनली याद करने हैं। हमें बताया कि ये स्ट्रॉन्ग पोटाशियम चैनल का ब्लॉकर है। पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगा। एक्शन पोटेंशियल के साथ इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाएगा। जब ये दोनों बढ़ जाएंगे तो हमारे पास QT प्रोलॉन्गेशन जो है वो इजीली हो जाएगी। सो मेनली हम कब यूज़ करते हैं इसके अंदर, रिफ्रैक्टरी एरिथमियाज, बार बार एरिथमियाज हो रहे होते हैं, उनमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो अमाइड्रोन है, अमाइड्रोन का अपने याद रखना है कि ये ना सिर्फ ग्रुप 3 को बल्कि काम करता है, बल्कि जो कि हमारा ग्रुप 1 है, क्लास 1 है, 2 है, 4 है, उनका भी इफ़ेक्ट जो है अमाइड्रोन देता होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसको डिटेल से जो हम बाद में पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं सोटालोल, एब्यूटालाइड और डोफिटालाइड। सोटालोल और डोफिटालाइड को आपने एक साथ याद करना है कि सोटालोल और डोफिटालाइड जो है ये दोनों यूज़ होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में इन केस ऑफ कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी के जो पेशेंट होंगे उनको अगर एफib होता है तो आप सोटालोल और डोफिटालाइड यूज़ कर सकते हैं। जो सोटालोल है वो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोटालोल जो है वो बीटा ब्लॉकर है, सो ये हार्ट रेट को भी कम करेगा। फिर हम देते हैं एब्यूटालाइड की। एब्यूटालाइड को हम IV देते हैं और इसका जो एक्शन पोटेंशियल है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 to 2.5 आवर्स तक है। सो इसमें मेनली क्या है कि ये अक्यूटली यूज़ कर सकते हैं फॉर केमिकल कार्डियोवरिन। कार्डियोवरियन क्या होता है आपको पता है कि फ़ौरन से एरिथमिया को चेंज करके नॉर्मल हार्ट रेट में, नॉर्मल रिदमिक साइनस रिदम में लाने के लिए हम जो है इलेक्ट्रिकल भी यूज़ कर सकते हैं और केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। सो एब्यूटालाइड को हम फ़ौरन से केमिकली एक इंजेक्शन दे के उसका जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम चल रही है उसको हम नॉर्मल कर सकते हैं। तो एब्यूटालाइड यूज़ होती है एज अ केमिकल कार्डियोवरियन, साथ एक्यूट एफib में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अमाइड्रोन जो है वो मेनली क्या है, पोटेशियम चैनल का इनहिबिटर है। इसकी वजह से QT प्रोलॉन्गेशन होगी। कैसे? हमने देखा कि एक्शन पोटेंशियल जो ग्रीन कलर में है ये नॉर्मल है। जब हमने पोटेशियम को इनहिबिट कर दिया, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पे ओपन होना है और सेल से बाहर जाना है। सो अगर हम पोटेशियम को इनहिबिट कर दें तो इनहिबिट करने से क्या होगा कि हमारा जितना भी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। प्रोलॉन्ग होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव रेट बढ़ जाएगा, साथ साथ QT बढ़ जाएगा। सो QT जब बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिदमिक स्टेट में थी, जो मायोसाइट रिदमिक स्टेट में थे वो रिदमिक में आ जाएंगे। अमाइड्रोन जो है उसका इफेक्ट क्लास 1, 3rd एंड 4th की तरह भी है। सो क्लास 1 ड्रग की तरह एक्ट करता है। तो क्या करता है कि QRS को प्रोलॉन्ग कर देता है, क्योंकि ये सोडियम को भी इनहिबिट कर रहा होता है कुछ ना कुछ। अगर हम बात करें क्लास 2 की और क्लास 4 की बात करें तो क्लास 2 और क्लास 4 मेनली क्या करते हैं कि हार्ट रेट कम करते हैं। सो अमाइड्रोन भी हार्ट रेट कम करता है, साथ कंडक्शन भी कम करवाता है। सो हम यूज़ करते हैं अमाइड्रोन को सप्रेस करने के लिए, एफिब को सप्रेस करने के लिए, साथ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि इसका मेन यूजेज है। आगे हम देखते हैं जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो ये कि ये हमारे पास हाईली लिपिड सोल्यूबल है। लिपिड सोल्यूबल का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में लिपिड है वहाँ पे जाके एकोमोलेट हो सकता है। सो ये लीवर के अंदर, लंग्स में, स्किन में, अदर टिश्यूज़ में जो है वो जमा हो सकता है।
इसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है, 58 डेज़ है। सो अगर ये एक दफ़ा आपने इसको ड्रग दी है और स्टेडी स्टेट में पहुंच गया है तो ये बहुत लंबे अरसे बाद वॉश आउट होगा। सो मेनली हम जो एमाइड्रोन है वो ओल्ड पेशेंट में देते होते हैं ताकि उनमें हमें मेंटेन रखना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू यंग पेशेंट की। यंग पेशेंट को अगर आपने दिया है तो उसको फिर मेंटेन बहुत लंबे अरसे तक रखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ओल्ड पेशेंट में ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल है तो उसकी बिलियरी एक्सक्रीशन होगी, इसलिए ये रीनल डिजीज़ में बिल्कुल सेफ़ है, तो हम रीनल वाले पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यूक्यू हैं और आपके एमसीक्यूज़ में भी आते होते हैं। साइड इफ़ेक्ट जो है वो क्या करवाता है कि जो हमारा अमाइड्रोन है, अमाइड्रोन का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जो है इसका अगर पूरा मॉलिक्यूल ड्रा किया जिसमें आयोडीन के जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। सो आयोडीन इसके अंदर पाया जाता है, इस वजह से आयोडीन की वजह से पेशेंट के अंदर हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा ये जाके लीवर में जमा होगा तो लीवर में एलएफटीज़ को बढ़ा देगा, डैमेज करेगा लीवर को। स्किन की बात करें तो स्किन में एक्युमुलेट हो सकता है क्योंकि ये हमने पहले क्या कि ये हमारे पास क्या है, मेनली लिपिड सोल्यूबल है। सो अगर ये स्किन में जमा हो गया है तो वहाँ पे सेंसिटिविटी टू सन हो जाएगी। इसके अलावा पेशेंट का जो फेस है मेनली वो ब्लू में टर्न कन्वर्ट कर सकता है एक्युमुलेट होने की, जैसे जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रे डिस्कलरेशन। इसके अलावा जब पेशेंट को हमने देना है तो उसके लैक्रिमल ग्लैंड के ज़रिए एक्सक्रीशन होगी मेट्रोन की, तो ये जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, कॉर्नियल डिपॉजिट हो जाएगा, कॉर्नियल के ऊपर डिपॉजिट करेगा। किस तरह डिपॉजिट करेगा, ये इस तरह से करेगा, इस तरह से कहते हैं कि ये कैट विस्कर्स की जो है वो बना सकता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट है जो कि बहुत ही मोस्ट कॉमन काज है डेथ की पेशेंट में, वो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अगर एक पेशेंट है जिसका लंग्स पहले ही डैमेज है, उन पेशेंट में आप ये नहीं दे सकते क्योंकि पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाते हैं। जैसे अमाइड्रोन लंग्स में आएगा, लंग्स में आने के बाद मैक्रोफेजेस जो है उसे इनगल्फ कर लेंगे। इनगल्फ करने के बाद ये एल्वियोलाई में जाके जमा हो जाएंगे। जब एल्वियोलाई में जमा हो जाएंगे तो वहाँ पे फाइब्रोसिस करवा देंगे। तो इस तरह से ये हनी कॉम अपीयरेंस जो है ये लंग्स के अंदर करवा सकते हैं एक्सरे के ऊपर। सो जब भी आपने पेशेंट को एमाइड्रोन देना है तो पहले आपने पेशेंट को चेक करना है, उसका चेस्ट एक्सरे करवा के देखना है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवानी है, एलएफटीज़ करवानी है ताकि टीएफटीज़ करवानी है और एलएफटीज़ करवानी है, ताकि आप ये देख लें कि पहले से कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, बेसलाइन उसकी क्या स्टेटस है। सो हम बात कर रहे थे क्लास 3 जो कि थी पोटेशियम चैनल इनहिबिटर्स। इसका हम देखते हैं कि इससे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मेनली जो है सोटालोल और डोफेटालाइड, इन दोनों की वजह से जो है वो टॉर्सिडी डिपॉइंटीज़ होता है। टॉर्सिडी डिपॉइंटीज़ में मेनली क्या होता है कि इसमें क्यूआरएस जो है वो बार बार आएगा और उसका वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगी, क्यूटी प्रोलोंगेशन भी हो सकती है इसके अंदर। सो टॉर्सिडी पॉइंटीज़ में जो है वो इरेगुलर टाइप की जो है ना वो क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है वो आ रही होती हैं, इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट डेवलप कर सकता है। लेकिन अमाइड्रोन की जो है, अमाइड्रोन को देखा जाए तो वो अच्छा है इस ड्रग, इसमें ड्रग जितनी भी हैं उसमें ये सबसे अच्छी ड्रग है क्योंकि ये टॉर्सिडी पॉइंटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं करवाती। ये जो है अपने इसमें याद रखना है। अमाइड्रोन जो है वो सेफ़ है रीनल फेलियर वाले पेशेंट में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया कि इसकी वजह जो है ये लिपिड सोल्यूबल है और रिलीज़ होती है फ्रॉम द बिलियरी एक्सक्रीशन, इसलिए ये रीनल फेलियर में सेव है। इसके अलावा ये बात याद रखनी है कि ये रिवर्स यूज़ डिपेंडेंट है। रिवर्स यूज़ डिपेंडेंट क्या होता है, एक होता है यूज़ डिपेंडेंट, एक होता है रिवर्स यूज़ डिपेंडेंट। जो होता है यूज़ डिपेंडेंट वो ड्रग वो होती हैं जो कि जब चैनल ओपन होते हैं, या हम कहते हैं कि जब चैनल जो है वो इन यूज़ होते हैं। इन यूज़ का मतलब ये है कि अगर सोडियम चैनल ओपन है, ठीक है, जब ओपन होता है तब जो है ना वो यूज़ की कंडीशन में होता है, हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें कोई ड्रग एक्ट कर रही है तो उसे हम कहते हैं यूज़ डिपेंडेंट। और रिवर्स यूज़ डिपेंडेंट क्या होता है कि रिवर्स यूज़ डिपेंडेंट तब एक्ट करती है जब ऐसी ड्रग्स तब एक्ट करती हैं जब एक्शन पोटेंशियल जो है वो रेस्टिंग स्टेट में होता है। मेन जितने भी चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स, वो जो है वो बंद होते हैं। तो रेस्टिंग स्टेट में कोई एक्ट करेगा तो वो रिवर्स यूज़ डिपेंडेंट होगा। सो हमने ये बात याद की कि ग्रुप 3 जो है वो पोटेंशियल इनहिबिटर्स पे एक्ट करती है। ये कैसे एक्ट करती है, ये रेस्टिंग स्टेट में एक्ट करती है, इसलिए हम कहते हैं रिवर्स यूज़ डिपेंडेंट। ग्रुप जो है सेकंड वाला, जैसे क्लास 2 का, हमने क्लास 2 में कौन सी ड्रग्स थी, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स हमने पहले पढ़े हुए हैं लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बीटा ब्लॉकर्स किस तरह काम करेंगे। आपने देखा होगा कि जो हमने भी पढ़ा है कि मायोसाइट के अंदर एक्शन पोटेंशियल जो था वो हमारे पास
अगर हम ड्रॉ करें तो वो इस तरह से था, ठीक है, अचानक से अपवर्ड जाएगा और इस तरह से डाउन जाएगा। लेकिन अगर हम देखें पेस मेकर्स के जो सेल्स होते हैं, पेस मेकर्स के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल आता है वो किस तरह से आता है, उन सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है फेज़ 4। फेज़ 4 में क्या है कि रीपोलराइजेशन स्टेट में पहले एक्शन पोटेंशियल जाएगा, जाने के बाद यहाँ पे होगा ये 85 के बाद जब ये 40 पे पहुँचेगा, एक्शन पोटेंशियल -40 पे पहुँचेगा, सडनली क्या होगा कि फ़ौरन से डीपोलराइजेशन स्टेट आ जाएगी और डीपोलराइजेशन स्टेट के बाद दोबारा जो है वो रेस्टिंग स्टेट में चला जाएगा। इसमें कौन से चैनल्स होते हैं, इसमें तो सोडियम चैनल्स, जिन्हें कहते हैं फ़नी सोडियम चैनल्स, IF कहते हैं। फ़नी सोडियम चैनल्स कहता है सोडियम जो है वो सेल्स के इनवर्ड मूव करता है, मूव करने के बाद ऐसा ऐसा से -40 पे जब पोटेंशियल पहुंचेगा, एक्शन पोटेंशियल, सडनली जो है वो सेल्स जो है वो डिपोलराइज हो जाएंगे, इस तरह से एक हार्ट बीट आ जाएगी। सो हमें बताया कि हमारे पास SA नोड है और AV नोड है, इन दोनों के अंदर इसी तरह के एक्शन पोटेंशियल होता है। ये जो अचानक से सडनली डिपोलराइज होंगे वो किस वजह से होंगे, वो होंगे कैल्शियम चैनल की वजह से। इसमें क्या होगा, कैल्शियम अंदर मूव करेगा, सेल्स के अंदर सडनली एक्शन पोटेंशियल आएगा 0 से, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से डिपोलराइज हो जाएगा। डिपोलराइज जब होगा तो वो फेज़ जो है वो 3 आएगा और इसमें क्या होगा कि पोटाशियम जो चैनल्स है वो बाहर मूव करेंगे, पोटाशियम जो है वो बाहर मूव करेगा तो फ़ौरन से जो है वो दोबारा से रेस्टिंग स्टेट में आ जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं। अब जब बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उन्होंने क्या करना होता है कि मेनली अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो बीटा ब्लॉकर्स ने जो एक्शन पोटेंशियल हमारे अचीव करना था, स्लोप जो है वो डाउन कर देगा। सो जब हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स स्लोप को डाउन कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो डीपोलराइजेशन स्टेट आएगी वो लेट आएगी। इस तरह से रीपोलराइजेशन जो है वो भी फेस लेट आएगी। इस तरह से हमारा जो हार्ट रेट है वो थोड़ा डिले हो जाएगा, या हम कहेंगे कि हार्ट ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट चला गया, मतलब हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। सो बीटा ब्लॉकर जो मेनली है फेज़ 4 को जो है वो करते हैं, स्लोप को डाउन करते हैं, डाउनवर्ड करते हैं, और रिपोलराइजेशन वाली जो स्टेट है वो उसको डिले करते हैं। फेज़ 3 को भी प्रोलॉन्ग करते हैं और फेज़ 4 को प्रोलॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। सो बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो इस तरह से काम करते हैं। मेनली हमें पता है कि बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो कौन कौन से, प्रोप्रानोलोल, एस्मोलोल और मेटाप्रोलोल। एस्मोलोल जो है वो कार्डियो सेलेक्टिव है, मीन सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 पे एक्ट करता है। मेटाप्रोलोल भी बीटा 1 पे एक्ट करते हैं। मेनली क्या करेंगे, उनके हार्ट रेट कम करेंगे। हार्ट रेट कब कम होगा, जब SA नोड पे एक्ट करेंगे। फिर है कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिव वेलोसिटी जो है वो कम करेंगे। वो कब कम होगी, जब वो AV नोड पे काम करेंगे। जब हमारे पास हार्ट रेट कम हो जाएगा तो PR जो है उसकी प्रोलोंगेशन हो जाएगी। जब PR की प्रोलोंगेशन हो जाएगी इंटरवल की, हमें पता है कि जब PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसे हम कहते हैं कि टाइप 1 ब्लॉक करवाता है। तो जो हम बीटा ब्लॉकर्स हैं अगर हम इसको ज़्यादा दे दें तो ये टाइप 1 ब्लॉक भी करवा सकता है। ओके जी, हमने डायग्राम मैंने बनाई हुई है वही कि फेज़ 4 आएगा, फनी चैनल्स होंगे, फिर उसके बाद चैनल सडन डिपोजिशन स्टेट आएगी, जो कि फेज़ हमारे पास इसे हम कहते हैं फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है और ये फेज़ 3 है। कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, यूज़ करते हैं मेनली पोस्ट MI एज अ प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जैसे ही पेशेंट को MI हुआ है उसके बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से प्रिवेंट करने के लिए हमने बीटा ब्लॉकर्स पहले ही दे देने हैं। अगर पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया है तो यू कांट सेव द पेशेंट की डेथ हो जाएगी फ़ौरन से, इसलिए हमने पहले ही प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंटिव मेयर प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर देना है कि ताकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ना हो। इसके अलावा आपको पता है कि थायरोटॉक्सिकोसिस में भी यूज़ होती है और इसके अलावा AFib में भी हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं क्लास 4 ड्रग की, जो कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। आपको पता है कि जो हमारे पास वर्पामिल और डिल्टियाज़म है, ये दोनों मेनली क्या हैं, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, लेकिन ये हार्ट रेट को कम करते हैं। सो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मेनली इन्होंने क्या करना है, मैंने जो आपको डायग्राम बताई थी यहाँ पे कि यहाँ पे जो है सोडियम चैनल जो है मूव करते हैं इनवर्ड, उसके बाद डिपोलराइज स्टेट आएगी कैसे, जब कैल्शियम जो है वो इनवर्ड मूव करेगा, और ये फेस कौन सा होगा, फेस 1 होगा, ठीक है। तो फेस 1 में मेनली जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, नॉन डायहाइड्रोपैराडाइन, उन्होंने इसको इनहिबिट करना है। इसको इनहिबिट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो डिपोजिशन वाली स्टेट है वो लेट आएगी। सो लेट आएगी, सो इसी तरह से इसमें रिपोलराइजेशन स्टेट भी लेट आएगी।
जब ये लेट होगा तो हमें पता है कि इस तरह से पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी, किसके अंदर, पेस मेकर्स के अंदर काम करेगी ये। सो मैंने लिखा हुआ है कि ब्लॉक कैल्शियम चैनल्स एंड डिक्रीज कंडक्शन थ्रू एवी नोड एंड पेस मेकर। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एवी नोडल एरिदमिया, ऐसे एरिदमिया जो कि एवी नोडल की वजह से होंगे उसे इनहिबिट करने के लिए हाँ प्रोफाइलोसिस तौर पर दे सकते हैं। इसके अलावा एफिब के अंदर जो है हम डिल्टियाज़म को दे सकते हैं ताकि रेट कंट्रोल कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है MCQ है।